Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes. So let's continue the remaining part of the chapter, that is p block element. Okay. बोरॉन फैमिली अपन पढ़ चुके हैं, कार्बन फैमिली अपन स्टार्ट कर चुके थे। कार्बन फैमिली में अपन बात कर चुके थे बच्चा क्या, साइज आयोनाइजेशन एनर्जी की। ठीक है, तो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज यहाँ पे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पे अपन लेते हैं, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो भी कार्बन फैमिली के मेंबर हैं सभी पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट, 4। क्या, NH2 NP2, तो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन 4, तो इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट ये नंबर कितना हो जाएगा, +4। तो कुछ कंपाउंड तो अपनी प्लस फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होते हैं, बट कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबल रहेंगे। क्यों? क्योंकि उसका रीजन भी शायद मैं लास्ट क्लास में बोल चुका था। जैसे कि लेड के लिए अगर बात करें PB, तो PB के दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे, +2 एज वेल एज +4 बोथ। तो बताइए ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, PB +2। रीजन क्या था, इनर्ट पेयर इफेक्ट। टॉप टू बॉटम जाने पर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है, तो PB बॉटम पे है तो इसका लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2 ज़्यादा स्टेबल होगा +4 से। एक्सप्लेनेशन अपन कई बार इसकी देख चुके हैं। ओके, सो कार्बन में दोनों ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, -4 से +4 तक जाएगा। सिलिकॉन जर्मेनियम का जनरल ऑक्सीडेशन जो स्टेबल कौन सा है, +4। टिन और लेड के लिए अगर बात करें तो कौन सा जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, +2। रीजन क्या है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, शायद इस पे भी अपन बात कर चुके थे, ऑक्सीडाइजिंग उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, तो हमारे पास जैसे कि इन सभी का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो यहाँ पे देखो जनरल हमारे पास अगर लिखें इनका कॉन्फ़िगरेशन तो क्या है, NH2 NP2, यानी कि सभी के पास 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। तो सभी अपनी दो तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकते हैं, +2 में भी +4 में भी। +2 में सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन हटाओगे, +4 में सभी इलेक्ट्रॉन हटा दिए। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट में सिर्फ इतनी सी बात याद रखो कि टॉप टू बॉटम जाने पर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ता है। अगर इनर्ट पेयर इफेक्ट बढ़ेगा तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल। तो नीचे वालों की तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और ऊपर वालों की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल रहेगी। यानी कि अगर +4 की बात करें, अगर +4 की बात करें इन सभी के लिए, तो ये ऑर्डर रहेगा। और अगर +2 की बात करें तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स मोर स्टेबल, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगी और ऊपर वालों की +4। ठीक है, अगेन एंड अगेन रिपीट हो रहा है कॉन्सेप्ट, सो यू कैन नाउ रिलेट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसको भी मैं शायद लास्ट क्लास में बता चुका कि +4 से जाएगा +2 में। मैं शायद ये कंपाउंड आपको लिया था स्टूडेंट, याद आ रहा है किसी को, PbO2 हमारे से पूछा है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है। तो PbO2 में देखो PB अपनी कौन सी स्टेट में, +4 में, तो इसकी हमेशा क्या टेंडेंसी होगी, +2 में जाने की। +2 में जा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका खुद का क्या होगा, रिडक्शन। खुद का अगर होगा रिडक्शन तो दूसरे का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे अपन। बात करते तो हमने जनरल यहाँ पे प्रॉपर्टी देखी, दैट इज ऑक्सीडेशन यहाँ पे स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की। फाइनली स्टार्ट करते हैं क्या, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी। तो केमिकल रिएक्टिविटी में सबसे पहले बात करेंगे रिएक्शन विद एयर। एयर में क्या है कंपोनेंट, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो अगर हमारे पास कार्बन फैमिली के मेंबर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेंगे बच्चा, इनके ऑक्साइड बनेंगे। अब यहाँ पे देखो इसके जो ऑक्साइड है, दो तरह के ऑक्साइड होते हैं, एक तो मोनो ऑक्साइड बोलते हैं, एक डाई ऑक्साइड बोलते हैं। मोनो ऑक्साइड यानी कि हमारे पास जो कार्बन फैमिली की स्पीशीज है वो अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और डाइऑक्साइड कार्बन हमारे पास जो फैमिली का मेंबर है अपनी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड बनेंगे। जैसे कि आपको पता भी है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड है ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो मोनोऑक्साइड में कार्बन +2, यहाँ पे क्या हो गया +4, इस तरह से। तो ये इनके मोनोऑक्साइड हो गए और ये इनके क्या हो गए स्टूडेंट, डाइऑक्साइड हो गए। अगेन शायद अपन S ब्लॉक में भी मैंने एक्सप्लेन किया था, P ब्लॉक में बोरोन फैमिली में भी एक्सप्लेन किया था हमने। अगेन यहाँ पे भी कि इनका जब रिएक्टिविटी हो रही है, जब कंपाउंड बन रहे हैं तो उनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन बन रहे हैं। जैसे कि हमारे पास ऑक्साइड बने, अब इनके बारे में हमसे इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले टॉप टू बॉटम जाने पर मैंने क्या बताया था, पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर क्या होता है, कम। तो ऊपर वाले एसिडिक, ये वाले क्या हो जाएंगे, एम्फोटेरिक। ठीक है, इसमें बेसिक वाला आ ही नहीं रहा। तो ये क्या हो गया, वीकली एसिड, और ये क्या हो गया, एम्फोटेरिक। ये न्यूट्रल, यहाँ पे ये एसिडिक, और ये क्या हो जाएगा बच्चा, एम्फोटेरिक। ये याद रखना थोड़ा सा।
कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ना तो एसिड से रिएक्ट करेगा ना बेस से ये रिएक्ट करेगा। ये एसिडिक हो गया और ये दोनों क्या हो जाएंगे बच्चा, एम्फोटेरिक। अच्छा यहाँ पे आपने एक बात नोटिस किया है, तो SiO सिलिकॉन का मोनोऑक्साइड मिसिंग है। तो सिलिकॉन का जो मोनोऑक्साइड है जनरली फॉर्म नहीं होता, बट हाई टेम्परेचर पे इसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो जनरली अपन उसकी बात भी नहीं करते। ओके बच्चे, रिएक्टिविटी विद वाटर, तो अगर रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ कार्बन फैमिली के मेंबर तो ऑक्साइड बनाएंगे। दो तरह के ऑक्साइड बनते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। उस तरह से अदर सब एलिमेंट के भी दो तरह के ऑक्साइड बनेंगे, PbO, PbO2। अब वहाँ पे आपसे क्वेश्चन भी इस तरह से पूछ सकते हैं कि भाई इन दोनों में ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, तो हम बोलेंगे ये वाला। क्यों, क्या रीज़न है, वहाँ पे Pb अपनी +2 फॉर्म में और यहाँ पे Pb अपनी +4 में है। ठीक है, अगर ये रिएक्ट करेंगे किसके साथ बच्चा, वाटर के साथ, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिलीज हो जाती है और साथ में क्या बनते हैं इनके, ऑक्साइड। ठीक है, सो ओनली टिन रिएक्ट विद द बॉइलिंग वाटर टू फॉर्म डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। इसमें सिर्फ टिन रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, लेड इज नॉट अफेक्टेड बाय वाटर ड्यू टू ऑक्साइड फिल्म लेयर ऑन दी सरफेस। तो लेड की भी प्रॉपर्टी होती है रिएक्ट करने की, बट जैसे कि एल्यूमिनियम में अपन पढ़े थे लास्ट क्लासेस में, अगर आपने ध्यान दिया हो, तो एल्यूमिनियम भी रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ, बट वहाँ पे एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की क्या हो जाती है, लेयर बन जाती थी। तो उसी तरह से यहाँ पे लेड रिएक्ट करेगा, बट यहाँ पे लेड के ऑक्साइड की क्या हो जाएगी, एक लेयर बन जाएगी जो कि फर्दर उसको प्रोटेक्ट कर देगा, फर्दर H2 वहाँ पे रिएक्ट नहीं कर पाएगा। काइंड ऑफ मतलब एक पेंट कर दिया आपने, जैसे मेरे पास आयरन, ये आयरन का बार इस पे पेंट चढ़ा दिया तो आयरन सेफ हो गया ना अंदर, उस तरह से। रिएक्शन विद हेलोजन, तो ऑब्वियसली अगर हेलोजन से रिएक्ट करेंगे तो दोनों तरह के हैलाइड यहाँ पे बनेंगे, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी। ठीक है, अगेन सेम क्वेश्चन बन सकते हैं कि हमारे पास लेड के दो तरह के ऑक्साइड हैं, PbCl2, PbCl4। बोला है ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, तो हम बताएंगे ये ज़्यादा स्टेबल होगा, ये कम स्टेबल होगा। इसमें तो Pb अपनी +2 में, Pb +4 में। ठीक है, अगेन रीजन क्या है, द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ओके, कार्बन इन सिलिकॉन डू नॉट फॉर्म स्टेबल डाइहेलाइड। कार्बन और इसमें याद रखना है बच्चा कि डाइहेलाइड बनते हैं, मतलब अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में हमारे पास कार्बन फैमिली का मेंबर है, बट जो कार्बन है और जो सिलिकॉन है, मतलब जैसे CCl2 या SiCl2 जनरली स्टेबल क्या होते हैं, नहीं होते हैं। जैसे कि Pb का होगा, Pb और Pb दोनों में अगर बात करें तो PbCl2 ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इन दोनों के क्या है बच्चा, डाइहेलाइड ज़्यादा स्टेबल नहीं होते। अगर हमारे पास कोई भी हैलाइड है, अगर आपने क्या किया उसका हाइड्रोलिसिस, बच्चा ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पे आपसे कई बार एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो हाइड्रोलिसिस कैसे होगा, तो हाइड्रोलिसिस क्या है, H2O से रिएक्ट करना। तो यहाँ पे देखो ये H2O का मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो ये OH का जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस सिलिकॉन के पास शिफ्ट हो रहा है। यहाँ पे सिलिकॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, तो ये OH गया, इसने अपना लोन पेयर पुट कर दिया सिलिकॉन के पास। तो यहाँ से बच्चा क्या होगा, क्लोरीन तो बाहर निकल गया Cl- की फॉर्म में, और ये H जो बाहर निकला था H2O ने ना, ये OH और ये H, तो ये H+ और ये Cl- क्या किसकी फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, HCl की फॉर्म में। और ये ओवरऑल OH हम बोलेंगे सिलिकॉन से कनेक्ट हो गया, तो सिलिकॉन से एक OH कनेक्ट हो गया, बाकी सभी इसके पास 3 क्लोरीन है। तो इस रिएक्शन को रिपीट करते रहे अपन, कितने 4 टाइम्स। तो 3 H2 और लगा दो, तो हर एक H2 क्या करेगा, इस क्लोरीन को हटाता रहेगा और वहां पे क्या लगाता रहेगा स्टूडेंट, OH। तो यहाँ पे ओवरऑल देखो 3 HCl बाहर निकल गए और टोटल कितने OH लग गए यहाँ पे 4। ओके, सो इसको बोलेंगे हमारे पास जो हैलाइड्स हैं उनका हाइड्रोलिसिस कैसे होता है। ठीक है, तो इजी वे है, यू कैन रिमेंबर इजीली। हेलोजन से ही बात करें, अगर SiF6 इज नॉन वेयर SiCl6 इज नॉट। ठीक है, तो जैसे कि देखो यहाँ पे दोनों हमारे पास सिलिकॉन ही है, सिलिकॉन का ऑक्सीडेशन नंबर भी दोनों में सेम है। ठीक है, इसका यहाँ पे भी वैलेंसी कितना है, 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो इसका फॉर्मेशन होना चाहिए था, बट क्यों नहीं हो रहा। सो ये रीजन क्या है, 6 लार्ज क्लोरीन आयंस कैन नॉट अकोमोडेट अराउंड सिलिकॉन प्लस ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ इट्स साइज। क्या बोलना चाह रहा है, देखो कि हमारे पास जो क्लोरीन है ना उसका साइज बड़ा है। ठीक है, तो अगर साइज बढ़ेगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मान लें मेरे पास 3 एटम है, तो इसमें पर्टिकुलर साइज का एक एटम इसके बीच में आ सकता है, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्लेस पे। ये हमारे पास जो एम्प्टी स्पेस है,
ठीक है, यानी कि हम बात करेंगे कटाइन और अनाइन का साइज अगर कभी भी अरेंजमेंट होता है तो वो इस तरह से होता है ताकि हमारे पास एक स्टेबल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सके। बट यहाँ पे अगर SiF6 में देखो हमारे पास लार्ज तो अनाइन है, क्लोरीन माइनस का साइज क्या होता है, बड़ा होता है, तो 6 क्लोरीन है तो वो सिलिकॉन के एटम को होल्ड उतने अच्छे से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ड्यू टू अ साइज डिफरेंस SiCl6 इज नॉट अ फॉर्म। इंटरेक्शन बिटवीन द लोन पेयर ऑफ द क्लोरीन आयन एंड SiO इज ऑल्सो नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दूसरा रीजन यहाँ पे ये भी है। बात करते हैं एनामोलस बिहेवियर ऑफ द कार्बन। एनामोलस बिहेवियर में अगर बात करें तो देखो हमने एस ब्लॉक एलिमेंट में भी इसको स्टडी किया है, हमने बोरोन फैमिली में भी बोरोन का एनामोलस बिहेवियर पढ़ा है। अगेन कार्बन का एनामोलस बिहेवियर में इसका एक यूनिक नेचर है जिसको आप बोलते हो क्या, कैटिनेशन, नाम सुना होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ठीक है, तो कार्बन के बारे में एक ये आपके पास इंफॉर्मेशन होगी क्या कि कार्बन पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि थाउजेंड्स एंड 10,000s ऑफ कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। डेली इसको लेबोरेटरी में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड अपन बनाते रहते हैं। तो कार्बन में ऐसा क्या कि कार्बन कहीं सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, तो उसको बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन। पहला जिसका जो एनामोलस बिहेवियर या जो डिफरेंट बिहेवियर है उसका एक रीजन तो क्या हो गया बच्चा, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। दूसरा हो गया एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। कार्बन में क्या है, सिर्फ 2s और 2p है, तो टोटल हमारे पास कितने ऑर्बिटल है, 4 अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। बट जैसे कि अभी भी देखो सिलिकॉन ने कितने बॉन्ड बना रखे, तो टोटल 6, SiF6 याद आ रहा है। तो कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 टेट्रावेलेंट। ठीक है, बाकी अदर स्पीसीज 6 बॉन्ड बना सकते हैं। साइज स्मॉल होता है, बाकी जो पॉइंट्स हैं वो ऑलमोस्ट को रिलेट कर सकते हैं आप बोरोन फैमिली से या एस ब्लॉक एलिमेंट में भी। ठीक है, जो जहाँ पे अपन ने एनामोलस ट्रेंड पढ़े थे। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी क्योंकि साइज कम है। प्रेजेंस ऑफ ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स इन अ पेनिलिटम सेल। अब अगर इसका ये तो हमारे पास पॉइंट्स हो गए कि भाई जो कार्बन है उसके सर्टेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है, डिफरेंट है। अब उनकी वजह से देखो यहाँ पे क्या क्या अपने को देखने को मिलता है, जैसे कि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज, लोवेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम ऑफ द कार्बन, कार्बन बिकम्स द हार्डेस्ट एलिमेंट दी इन अ ग्रुप 14। तो ग्रुप 14 में देखा आपको पता भी होगा ना, डायमंड हार्डेस्ट सब्सटेंस है, तो साइज छोटा है, काफी अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पाता है, इसीलिए ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है ग्रुप 14 में। कार्बन इज द फॉलोइंग हाईएस्ट अमंग द मेंबर। मेल्टिंग पॉइंट इसका हाईएस्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा, आयनाइजेशन एनर्जी, कैटिनेशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब क्या होते हैं बच्चा, हाईएस्ट होते हैं। ऑब्वियसली टॉप टू बॉटम जा रहे हो तो साइज क्या होता है, बढ़ता है। तो साइज से ही रिलेट कर सकते हो आप काफी सारी प्रॉपर्टीज को, तो ना जैसे कि आयनाइजेशन एनर्जी हो गया एटसेट्रा। ड्यू टू डी ऑर्बिटल, ये मैं समझा चुका हूँ पहले से ही कि हमारे पास 2s और 2p, 2s और 2p है, तो मैक्सिमम कितने ऑर्बिटल है, 4 ऑर्बिटल है। वैलेंस शेल में 4 ऑर्बिटल, यानी कि मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। और कार्बन फॉर्म p मल्टीपल बॉन्ड इटसेल्फ विद द अदर। p का क्या मतलब है, देखो स्टूडेंट कि कभी भी आपने ये तो बात पता ही होगी कि जब भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये s ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा, s ऑर्बिटल तो कभी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो अपन ने ले लिया इसका भी p ऑर्बिटल, इसका भी क्या, p ऑर्बिटल। तो यानी कि ये जो पाई बॉन्ड बन रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं, इसका भी p और दूसरे कार्बन का भी p। तो यहाँ पे देखो 2 हमारे पास पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा है, तो इसमें 2 p पाई क्या हो गए बच्चा, बॉन्ड हो गए। ओके, तो कार्बन के साथ भी बना सकता है इस तरह से मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन अदर एलिमेंट के साथ भी बना सकता है, जैसे यहाँ पे सल्फर के साथ बना रखा है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ उसने बना रखा है। और जो अदर सब्सटेंस है वहां पे बच्चा कार्बन मतलब p के अलावा p बॉन्ड भी बन सकते हैं। ठीक है, बट कार्बन में तो डी ऑर्बिटल है नहीं, तो कार्बन में p ही सिर्फ इकलौता बॉन्ड बनेगा। बात करते हैं आप कैटिनेशन, बचपन से पढ़ते आ रहे, तो कैटिनेशन का बच्चा मतलब क्या है कि सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी है कार्बन की। सेल्फ लिंकेज का जैसे कि आपने CNG नाम सुना होगा, ठीक है, LPG आपने नाम सुना होगा। तो LPG में क्या होता है, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर होता है। तो प्रोपेन में 3 कार्बन कनेक्ट है, ब्यूटेन में 4 कार्बन कनेक्ट है। पेट्रोल या डीजल का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखोगे तो उसमें कई सारे कार्बन है, 10। प्लास्टिक में देखोगे तो कई सारे पॉलीमर बन रहे हैं। तो कार्बन यानी कि क्या है, कार्बन से कनेक्टेड है। तो इसी प्रॉपर्टी को इसको क्या बोले बच्चे, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन, दैट इज कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। तो इसके भी रीजन क्या हो जाएंगे बच्चा, ये सभी पॉइंट अपन इसके बोल सकते हैं कैटिनेशन
कि कार्बन का साइज छोटा होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है. सो दीज आर द पॉइंट्स ड्यू टू विच द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बन बिकम्स यूनिक. कार्बन को क्या बनाते हैं, ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिक बना देते हैं. ओके. कार्बन शो अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी ऑफ कैटिनेशन, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड बना सकता है. डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, देयर बाय द कैटिनेशन डिक्रीजेस. यानी कि आपको एक बात समझ में आ रही क्या, कि कैटिनेशन कार्बन फैमिली के सभी मेंबर बना सकते हैं, शो कर सकते हैं प्रॉपर्टी को, बट सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी किसकी होगी बच्चा, कार्बन की. ओके. बॉन्ड एंथैल्पी मतलब क्या, कि कार्बन जब कार्बन से कनेक्ट हो रहा है तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होती है बच्चे, ज़्यादा होती है. इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है तो आसानी से टूटेगा नहीं. जैसे कि मान ले मैंने पे कई सारे मैंने इन सब्सटेंस को कनेक्ट किया है इस तरह से. अब अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो ये आपस में कनेक्ट होंगे, और ये बॉन्ड अगर वीक हो गया तो आपस में टूट जाएंगे. समझ पा रहे हो. जैसे कि ब्रिज वगैरह बनाया है, ठीक है, तो ब्रिज को कनेक्ट किया अपन ने ग्रिड से, तो ग्रिड अगर स्ट्रॉन्ग है तो ब्रिज कनेक्ट जुड़ा रहेगा. ब्रिज अगर थोड़ी सी भी वीक है, ब्रिज अगर क्या है थोड़ी सी भी वीक है तो ब्रिज क्या टूट जाएगा. सो यही रीजन भी हो गया है ना, ड्यू टू व्हाट, कार्बन कार्बन बॉन्ड एंथैल्पी या बॉन्ड एनर्जी. वेयर इज लेड डज नॉट शो कैटिनेशन. सबसे नीचे आ रहा है क्या बच्चा हमारे पास, लेड, तो लेड तो कैटिनेशन यहाँ पे शो ही नहीं करेगा. ओके. सो यहाँ पे अपन ने एक स्मॉल सा पार्ट यहाँ पे देखा है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर एंड सर्टेन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन फैमिली. नाउ डिस्कस करते क्या, एलोट्रोप ऑफ कार्बन. ठीक है. तो बेसिकली अपन को हमारे जो सिलेबस में कार्बन के दो एलोट्रोप की बात करते हैं, तीन. कार्बन का एलोट्रोप फर्स्ट डायमंड, दूसरा ग्रेफाइट और तीसरा फुलरिन, बकमिंस्टर फुलरिन भी जिसको बोला जाता है. तो आपको पता है तीनों सब्सटेंस में बच्चा किसके बने होते हैं, कार्बन के. बट यहाँ पे जो अरेंजमेंट है कार्बन एटम का वो क्या होगा, डिफरेंट होगा. जैसे कि डायमंड में हमारे पास जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, sp3. sp3 का क्या मतलब है कि एक कार्बन 4 अदर कार्बन से क्या होगा, कनेक्ट होगा टेट्राहेड्रली. क्या होगा, 4 अदर कार्बन से कनेक्ट होता है टेट्राहेड्रली. ओके. जैसे कि कोई भी कार्बन उठा लो यहाँ पे, जैसे कि मैंने ये कार्बन देखा तो ये कार्बन कितने कार्बन से कनेक्टेड है, 4. ये कार्बन देखा कितने कार्बन से कनेक्टेड है, टोटल 4. तो कार्बन में जो डायमंड होता है वहां पे क्या होता है, एक 3D स्ट्रक्चर होता है जहां पे हर कार्बन 4 अदर कार्बन से कनेक्ट होता है टेट्राहेड्रली. और हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चा, sp3. अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109. तो एक परफेक्ट स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलता है, एक सॉलिड स्ट्रक्चर. ठीक है. कहाँ पे बच्चा, डायमंड में. तो यहाँ पे किस तरह से इसका एक 2s यूज हुआ और 2p यूज हुआ, तो एक s और 3p, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे, sp3. देख भी सकते हैं आप इस तरह से हर एक कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज है, हर एक कार्बन टेट्राहेड्रली अरेंज है. ठीक है. डायमंड के यूजेस अपने को एज सच याद नहीं रखने हैं, सिर्फ अपने को स्ट्रक्चर उसका पता होना चाहिए. सो डायमंड हैज ए प्रीशियस स्टोन्स, पता है अपने को. हाँ, ये याद रख सकते हैं. इसको क्या यूज करते हैं बच्चा, अदर सब्सटेंस को ब्रेक करने में अपन कार्बन को यूज कर सकते हैं. उनको क्या करने के लिए, शार्प करने के लिए कार्बन कैन बी यूज्ड. ओके. क्योंकि कार्बन का जो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ना, तो इजीली आराम से टूटेगा नहीं, है ना. Also in the manufacturing of tungsten filament for the electric bulb, used for the making dies and the rock drillings. बात करते हैं ग्रेफाइट की. तो ग्रेफाइट में भी कार्बन आपस में कनेक्ट होंगे दूसरे कार्बन से, बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है कि जो ग्रेफाइट है वहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, sp2. और दूसरी बात, कार्बन के पास जो टोटल 4 इलेक्ट्रॉन थे तो उसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्री फॉर्म में होता है. ठीक है. तो कार्बन के यहाँ पे क्या बनती है स्टूडेंट, हेक्सागोनल शीट्स की अपन बात कर सकते हैं. कि इस तरह का हमारे पास, जैसे कि ये आपने लिया एक पर्टिकुलर हेक्सागोनल रिंग, ये आपने दूसरी लिया पर्टिकुलर हेक्सागोनल रिंग. अब यहाँ पे देखो बच्चा, ये हमारा जो कार्बन है वो हमारा कोई भी कार्बन है, तो इसने ये ये शीट एक हो गई, ये बच्चा एक शीट हो गई. ठीक है. और इसी के ऊपर एक दूसरी क्या हो सकती है, लेयर हो सकती है, और एक्चुअली होती भी है. और इन दोनों जो शीट्स है इसमें क्या होता है, एक वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. और यही रीजन है कि एक दूसरे से क्या हो सकती है, स्लाइड हो सकती है. जैसे कि बुक मान लो, तो बुक में एक पेज के ऊपर एक दूसरा पेज रखा हुआ है. ठीक है. तो यहाँ पे एक हमारे पास ये हेक्सागोनल लेयर होगी, दूसरी एक इसके ऊपर एक हेक्सागोनल आपने लेयर बना दी. तो ये जो लेयर्स एक दूसरे पे क्या करती है, स्लाइड कर सकती है. और इसीलिए ग्रेफाइट को अपन यूज करते हैं, जो लुब्रिकेंट भी इसको यूज कर सकते हैं, है ना, लुब्रिकेंट, इसी प्रॉपर्टी की वजह से.
तो एक तो कार्बन क्या होता है, सॉरी ग्रेफाइट में क्या होता है, हेक्सागोनल रिंग्स होगी, वो जो लेयर्स होगी वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड तो होती, बट वहां पे वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये एक दूसरे से क्या हो सकती है, स्लाइड हो सकती है, और इसी वजह से कार्बन में ग्रेफाइट को यूज करते हैं जब अपन लुब्रिकेंट। तो देखो यहाँ पे ये हमारे पास कई सारी ये हेक्सागोनल रिंग होगी और एक दूसरी हेक्सागोनल रिंग होगी, और ये लेयर और ये लेयर आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ऑब्वियसली आप इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की डिस्टेंस देखोगे तो वो ज़्यादा रहेगी, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच की जो डिस्टेंस देखोगे वो क्या होगी, कम होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, ये तो एक अलग लेयर होगी और ये अलग लेयर होगी, तो दो लेयर के बीच का तो डिस्टेंस एग्जैक्टली ये वैल्यू याद नहीं रखनी, बट ये याद रख सकते हो कि कार्बन की अगर सेम लेयर में अगर बात कर रहे हो तो कार्बन कार्बन के बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कम, और यहाँ पे दो कार्बन के बीच की डिस्टेंस क्या होगी बच्चा, ज़्यादा। ओके, जैसे कि आप देख भी सकते हैं यहाँ पे इसको अलग तरह से रिप्रेजेंट किया है, दैट्स इट। जैसे कि ये देखो ये 141 है और वो कितनी थी, लगभग 300 के आसपास। ठीक है बच्चे, ग्रेफाइट में अगर बात करें तो आगे इसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, अगर उसने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए हैं बॉन्ड बनाने में, यानी कि चौथा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, फ्री होगा। ठीक है, 4th इलेक्ट्रॉन इसमें क्या होगा स्टूडेंट, फ्री होगा। So in a graphite, the 4th electron form a pi bond. The electrons are delocalized over the whole sheet and it's mobile. So it is good conductor of electricity. जो 4th इलेक्ट्रॉन है ना, वो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं किया तो क्या होगा, पाई बॉन्ड बनाने में यूज हो जाएगा, और पाई बॉन्ड बन रहा है अगर, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो सकता है, डीलोकलाइजेशन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे इजीली मूव कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पाई इलेक्ट्रॉन्स बना दिया, और ये तो ये बच्चा यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, ये यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, एंड सो ऑन। ठीक है, सो ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स द ग्रेफाइट बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट की अगर बात करें यूज भी आपको पता होगा, इट इज अ सॉफ्ट स्लिपरी यूज इन अ ड्राई लुब्रिकेंट। इसको मैं बोल चुका हूँ अभी, लुब्रिकेंट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों यहाँ पे डिस्कस करते हैं अपन। इसको अपन इलेक्ट्रोड की तरह भी बना सकते हैं, जो अपन यूज करते हैं ना घड़ी में जो सेल, वो उसमें जो इलेक्ट्रोड बना होता है वो किसका बना होता है, ग्रेफाइट का। यूज विद वैक्स, क्ले, ग्रेफाइट, लेड पेंसिल अपन यूज करते हैं। ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्राई सेल एंड बैटरीज। फुल रेंज में देखो बच्चा इस तरह से एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये भी कार्बन का क्या है, एक एलोट्रोप है। ठीक है, इसको जनरली बोलते हैं C60 या C70। अच्छा, यहाँ पे अपने को याद रखना है कि इसमें फुल रेंज में 2 तरह की हमारे पास बच्चा क्या होगी, रिंग होगी, एक तो 5 मेंबर रिंग और एक 6 मेंबर रिंग। तो इसमें एक पॉइंट क्या है कि 6 मेंबर रिंग फ्यूज विद 6 और 5 मेंबर रिंग, बट 5 मेंबर रिंग्स कैन ओनली बी फ्यूज विद 5 मेंबर रिंग। ठीक है, ये पॉइंट अपने को याद रखना है। जैसे कि हमारे पास इस स्ट्रक्चर में देखो, ये वाला तो 6 मेंबर रिंग हो गया, कौन से वाला, दिस वन। तो ये 6 मेंबर वाला रिंग देखो, ये 5 मेंबर वाला रिंग, ये 6 वाला, ये 5 वाला, ये 6 वाला, 5 और ये 6। तो 6 मेंबर वाला रिंग 5 और 6 मेंबर से कनेक्ट हो सकता है, बट यहाँ पे ध्यान देना कि हमारा जो 5 मेंबर रिंग है वो किसके साथ फ्यूज होता है, वो सिर्फ फ्यूज होगा 6 मेंबर रिंग के साथ। तो ये देखो 5 वाला यहाँ पे भी 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, और यहाँ पे भी 6 है। तो 5 मेंबर वाला हमेशा फ्यूज होगा विद 6 मेंबर रिंग। ओके, इसको क्रॉस चेक कर लेंगे आप, इट कैन बी ओनली बी फ्यूज विद व्हाट, 6 मेंबर्ड रिंग। ओके, यहाँ पे भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है स्टूडेंट, sp2 होगा, ईच कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे विथ ईच अदर, द रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एरोमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जो हमारे पास एरोमेटिक आप देखेंगे हक्कल रूल वगैरह पढ़ते हैं अपन, तो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन का क्या है, डीलोकलाइजेशन पॉसिबल है, और उसकी वजह से कंपाउंड कैसा हो जाता है, एरोमेटिक। दे हैव 6 वर्टेज एंड ईच वन इज ऑक्यूपाइड बाय द 1 कार्बन। एक सर्टेन पॉइंट यहाँ पे याद रख सकते हैं, ग्रेफाइट इज थर्मोडायनामिकली मोस्ट स्टेबल एलोट्रोप ऑफ द कार्बन, द डेल्टा एच ऑफ ग्रेफाइट इज टेकन इज 0 एंड फॉर द डायमंड एंड फ्लोरीन आर दीज वैल्यूज। ओके, इसको अपन पॉइंट को पढ़ चुके कहाँ पे बच्चा, थर्मोडायनेमिक्स में। ओके, सो यहाँ पे हो गया हमारे पास डिफरेंट और एनामोलस बिहेवियर ऑफ दी कार्बन। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे क्या इनके सर्टेन कंपाउंड्स, जैसे कि कार्बन में अपन पढ़ेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर सिलिकॉन के अपन ऑक्साइड को भी यहाँ पे डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे, वी विल कंटिन्यू क्लास ऑन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।